हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तराम दलाल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के दिल्ली लौटने के बाद अब कैबिनेट विस्तार तथा मंत्रियों के विभागों में फेरबदल की अटकलें तेज हो गई हैं। इसके अलावा बोर्ड कॉरपोरेशन में भी ताजपोशियों को लेकर तलबकारों की लॉबिंग तेज हो गई है। कैबिनेट में एक मंत्री पद खाली है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि सुक्खू कैबिनेट में एक महिला को शामिल किया जा सकता है। 68 के हाउस में हिमाचल प्रदेश विधानसभा में 68 विधायक हैं, 68 इसकी संख्या है और इनमें 3 महिलाएं विधायक हैं। भारतीय जनता पार्टी की रीना कश्यप 68 में से एकमात्र महिला 2022 के चुनावों में जीत कर आई थी, लेकिन इसके बाद जब बाई इलेक्शन हुआ तो कांग्रेस की कमलेश ठाकुर देरा से तथा लाहौल स्पीति से अनुराधा राणा निर्वाचित हुई है। इसके चलते विधानसभा में महिला विधायकों की संख्या 1 से बढ़कर 3 हो गई है। लोग क्या आस लगा रहे हैं कि सीएम की धर्मपत्नी कैबिनेट का हिस्सा बन सकती है। इसके पीछे 2 तर्क दिए जा रहे हैं। पहला, कांगड़ा से सिर्फ गोमा और चंद्र कुमार 2 ही मंत्री हैं। कमलेश ठाकुर कांगड़ा के देरा से निर्वाचित हुई हैं, लिहाजा कैबिनेट का तीसरा मंत्री अगर कांगड़ा को मिलता है तो उसमें संजय रतन की प्रबल दावेदारी होगी। मौजूदा सीपीएस में आशीष बुटेल और भवानी सिंह पठानिया भी इस रेस से बाहर उन्हें नहीं किया जा सकता क्योंकि महिला होने के नाते। लेकिन इसका पूरा आंकलन किया जाए क्यों कमलेश ठाकुर का नाम कैबिनेट में शामिल होने की चर्चा में है, इसके पीछे बड़ी वजह यह कि महिला होने के नाते और कांगड़ा से देहरा का कनेक्शन, यानी सीधा सीधा कमलेश ठाकुर को कैबिनेट की रेस में शामिल कर रहा है। यही कारण है कि बिना महिलाओं वाली सुक्खू कैबिनेट में अब कमलेश ठाकुर की दावेदारी को लेकर जबरदस्त चर्चा हो रही है। लेकिन क्या सैद्धांतिक रूप से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपनी धर्मपत्नी को कैबिनेट में शामिल करना चाहेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन इस सवाल का जवाब ढूंढें तो इसकी संभावना बेहद कम लग रही है क्योंकि कमलेश ठाकुर के पक्ष में कांगड़ा कनेक्शन तथा महिला विधायक होने के दोनों मजबूत कड़ियां यहां पर साफ देखी जा सकती हैं। लेकिन हकीकत में ऐसा प्रतीत होता नजर नहीं आ रहा क्योंकि सीएम सुक्खू ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि वे खुद मुख्यमंत्री हैं और उनकी धर्मपत्नी कैबिनेट का हिस्सा बन जाए, क्योंकि सीएम सुक्खू का जिस प्रकार से संगठन का लंबा अनुभव है, जिस प्रकार का वे बैलेंस बनाने का प्रयास कर रहे हैं और पिछले 6 महीनों से जिस प्रकार से उन्होंने कड़े और बड़े फैसले लिए हैं, उससे इसकी संभावना कम लगती है कि वे अपनी धर्मपत्नी को कैबिनेट का हिस्सा, कैबिनेट में शामिल करने का यहाँ पर उस बात पर मान जाएं, इस प्रकार की कोई आगे प्रोसेस चले। ऐसे में अगर कमलेश ठाकुर कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनती है तो फिर कांगड़ा के बाहर का भी क्या कोई मंत्री बन सकता है? अगर इस पर नजर दौड़ाएं तो प्रबल दावेदारी इस समय कुल्लू जिला से सुंदर सिंह ठाकुर की होगी। हालांकि चर्चा यह भी है कि धनीराम शांडिल या अनिरुद्ध सिंह में से किसी एक को कांग्रेस का प्रदेशाध्यक्ष बनाया जा सकता है। पार्टी प्रदेशाध्यक्ष की कमान सौंपी जा सकती है क्योंकि प्रतिभा सिंह के स्थान पर नए पार्टी अध्यक्ष को लेकर लंबे समय से चर्चाएं चल रही हैं और यह भी चर्चा थी कि चुनावों के बाद पार्टी को नया अध्यक्ष दे दिया जाएगा। इतना ही नहीं, किसी एक मंत्री को विधानसभा अध्यक्ष बनाने की अटकलें भी पिछले 6 महीने से चल रही हैं कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष किसी कैबिनेट मिनिस्टर्स को बनाया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी मंत्री को पार्टी अध्यक्ष और विधानसभा का अध्यक्ष बना दिया जाए तो फिर सुक्खू मंत्रिमंडल में 3 पद रिक्त हो जाएंगे, 3 पद खाली हो जाएंगे। लेकिन 3 मंत्रियों में फिर कौन दावेदार होंगे? अगर एक मंत्री को विधानसभा अध्यक्ष बना दिया जाता है, एक मंत्री को विधानसभा का स्पीकर बना दिया जाता है, एक कैबिनेट का पहले स्थान खाली है, फिर 3 मंत्रियों के जब पद खाली होंगे तो ऐसे में सबसे बड़ी प्रबल दावेदारी यहां पर कुलदीप सिंह पठानिया की होंगी। फिर इन परिस्थितियों में उनका कैबिनेट में शामिल होना लगभग
तय हो जाएगा। फिर कांगड़ा तथा कुल्लू से 2 मंत्री बन सकते हैं। अभी विधानसभा में चीफ व्हिप की ताजपोशी इसी मानसून सत्र में होनी है। इस मानसून सत्र में हिमाचल प्रदेश विधानसभा का चीफ व्हिप चुना जाएगा। अभी डिप्टी व्हिप बनाए गए हैं। केवल सिंह पठानिया शाहपुर से निर्वाचित हुए हैं। अगर चीफ व्हिप बनाया जाता है और संजय रतन मंत्री नहीं बनते हैं तो फिर संजय रतन का नाम यहाँ पर प्रबल दावेदारी उनकी चीफ व्हिप की होगी। लेकिन कैबिनेट में अगर संजय रतन शामिल हो जाते हैं फिर मंडी के धर्मपुर से एकमात्र जीत कर आए चंद्रशेखर का नाम यहाँ पर इस रेस में शामिल हो जाएगा और फिर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए बड़ी रिलैक्सेशन हो जाएगी। और कहीं धनीराम शांडिल अगर पार्टी के प्रेसिडेंट बनते हैं फिर सोलन जिला से संजय अवस्थी या राम कुमार चौधरी, इन 2 में से कोई एक कैबिनेट का हिस्सा हो सकता है। ये तमाम अटकलें लंबे समय से चल रही थी। क्या वाकई ही कोई महिला मंत्री होगी, महिला मंत्री नहीं होगी तो दूसरे कौन मंत्री होंगे, इसे लेकर हमने विस्तार से स्थिति स्पष्ट कर दी कि अगर कैबिनेट का विस्तार होता है और संभावनाएं बनती हैं तो ये परिदृश्य बनेगा। इसके आगे पीछे कोई संभावना होती दिख नहीं रही है। लेकिन मंत्रियों के विभागों में फेरबदल होगा। इसे लेकर मुख्यमंत्री पहले स्पष्ट कर चुके थे कि करीब 1.5 साल का समय हो चुका है। मंत्रियों की परफॉर्मेंस का आंकलन किया जा रहा है और मंत्रियों की परफॉर्मेंस के आधार पर उन्हें कुछ नए डिपार्टमेंट्स भी दिए जा सकते हैं, उन्हें कुछ ऐड ऑन किए जा सकते हैं। इसका रिशफलिंग होना लगभग तय है। लेकिन बड़े स्तर पर बात यह होगी कि हिमाचल प्रदेश में बोर्ड कॉर्पोरेशंस के जो बड़े पद खाली पड़े हैं उसकी लॉबिंग भी जबरदस्त तरीके से शुरू हो चुकी है और मुख्यमंत्री की सचिवालय से लेकर ओक ओवर तक अब परिक्रमाओं का दौर भी चल रहा है। परिक्रमा कर रहे हैं, जितने तलबगार हैं अपनी अपनी लॉबिंग कर रहे हैं, क्योंकि पहले तमाम नेताओं ने प्रयास किए, दिल्ली का रुख किया, उसके बाद दाएं बाएं से उन्होंने बुलवाने का प्रयास किया। लेकिन अब तमाम तलबगारों को यह पता लग चुका है कि जब तक सीएम सुक्खू नहीं चाहेंगे वह चेयरमैन वाइस चेयरमैन नहीं बनेंगे। इसके चलते अब तमाम जितने तलबगार हैं सीधे उनके एंटीने ओक ओवर की तरफ मुड़ चुके हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ मुड़ चुके हैं और सीधी परिक्रमा कर रहे हैं कि जनाब 1.5 साल हो चुका, अब कम से कम हमारी ताजपोशियां आप कर दें। दूसरी खबरों का यहाँ पर रुख करें तो हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में अब एनटीटी शिक्षकों की भर्ती को लेकर कुछ समय और लग सकता है, क्योंकि शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने स्पष्ट कर दिया कि पहले टीजीटी जो कि प्रोसेस पूरा हो गया है, अब जेबीटी को ऑन कर दिया जाएगा। जेबीटी की नियुक्ति पत्र दिए जाने के बाद, जिसमें जेबीटी बैच वाइज भर्ती होनी है, उसके बाद ही एनटीटी की भर्ती शुरू होगी। और अब निदेशालय एलिमेंट्री एजुकेशन की तरफ से 3000 ऐसे एनटीटी हैं जिनका 1 साल का डिप्लोमा है, उन्हें रिलैक्स करने के लिए, उन्हें इस भर्ती में शामिल करने के लिए अब गाइडलाइंस बन रही हैं और इसके लिए प्रोसेस चल रहा है। इससे लेकर भी आज हमारी विस्तार से चर्चा हुई। इस पर भी कहना था कि पहले हम जेबीटी को अपॉइंटमेंट लेटर देंगे और इसके लिए कम से कम 10 से 15 दिन का समय लग सकता है। इसके तुरंत बाद, क्योंकि यहाँ पर रूल्स क्या होंगे, किन नियमों के तहत ये भर्ती होगी, किसे रिलैक्स किया जाएगा, 1 साल के डिप्लोमा वालों को किस तरह से यहाँ पर एडजस्ट किया जाए, इसे लेकर प्लानिंग चल रही है और अगले 2-3 दिनों में इसकी फाइल सरकार को अप्रूवल के लिए भेज दी जाएगी। फिर आउटसोर्स के माध्यम से 6293 एनटीटी शिक्षकों की भर्ती होगी। इस साल जेबीटी के भरोसे तमाम प्री नर्सरी छात्रों को पढ़ाया जा रहा है। आज हिमाचल प्रदेश सरकार ने लंबी कसरत के बाद 268 टीजीटी के यहाँ पर संशोधित तैनाती की सूची जारी कर दी। 31 जुलाई यानी कल शाम 4 बजे से पहले इन्हें अपने अपने स्कूलों में ज्वाइनिंग देनी होगी। संशोधित आदेशों में टीजीटी आर्ट्स के 106 शिक्षक हैं। आदेशों में शिक्षकों को 31 जुलाई तक इन्हें ज्वाइनिंग देने के आदेश जारी किए गए हैं। इसके बाद 5 अगस्त से तमाम डाइट केंद्रों में इन नवनियुक्त टीजीटी की ट्रेनिंग सेशन इनका शुरू होगा। 15 दिन का इंडक्शन ट्रेनिंग करवाई जाएगी। ट्रेनिंग के बाद शिक्षकों को क्लासेस में भेजा जाएगा, इन्हें पढ़ाने का दायित्व दिया जाएगा। समय पर ज्वाइनिंग न करने पर दूसरे अभ्यर्थियों की बैच वाइज एंट्री दी जाएगी। यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया कि आपको 31 जुलाई से पहले अपने स्कूल में ज्वाइनिंग देनी होगी। अगर कोई ज्वाइनिंग नहीं देता, फिर सचिवालय या निदेशालय का रुख करता अपनी एडजस्टमेंट के लिए, तो उसकी नियुक्ति को होल्ड कर जो वेटिंग में
बैठे हैं उनको नियुक्ति पत्र जारी कर दिया जाएगा। लेकिन इस पूरे मामले पर लेकर आज हमें नूरपुर से लेकर कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर कई कैंडिडेट्स के कॉल आए, फोन आए। उन्होंने पूछा, एक नूरपुर से फोन था, उनका कहना था कि मेरी अपॉइंटमेंट लाहौल स्पीति जिला में हुई है, अगर मैं अभी भी चलने शुरू कर देता हूं तब भी मैं कल 4 बजे से पहले अपने स्कूल में ज्वाइनिंग नहीं दे पाऊंगा। इन तमाम मामलों पर जब हमने शिक्षा मंत्री, निदेशक एलिमेंट्री एजुकेशन, एडिशनल डायरेक्टर बाबूराम शर्मा से बात की तो बाबूराम शर्मा का कहना था कि सरकार इन तमाम बातों को समझती है। अगर किसी ऊना वाले को चंबा का स्कूल मिला है, किसी नूरपुर के अगर किसी कैंडिडेट्स को लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट दिया गया है तो वह डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन की ईमेल आईडी पर अपनी एप्लीकेशन भेजें। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि किसी भी कैंडिडेट को शिमला आने की जरूरत नहीं है, वह निदेशालय में बिल्कुल ना आए, उसे फिजिकल बिल्कुल एंटरटेन नहीं किया जाएगा। उन्होंने साफ कहा कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा एजुकेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाइए, वहां पर डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन की आपको ईमेल आईडी मिल जाएगी, वहां पर आप चिट्ठी ईमेल के माध्यम से भेज दें और बता दें कि मैं नूरपुर का हूं, मेरा ये एड्रेस है, मेरी नियुक्ति लाहौल स्पीति के स्कूल में हुई है और मुझे कम से कम 2 या 3 अगस्त तक का समय दिया जाए। एडिशनल डायरेक्टर बाबूराम शर्मा का कहना था कि इतना ही नहीं, जिन्हें दूर दराज के स्कूलों में या जिलों में भेजा गया है उन्हें हम ज्वाइनिंग के लिए जरूर टाइम देंगे, लेकिन डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन की ईमेल आईडी पर आपको सूचित करना होगा, हम आपको अलाउ कर देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि किसी कैंडिडेट की यात्रा में कोई बाधा आती है, मसलन कोई अपने स्कूल में ज्वाइनिंग के लिए जा रहा है, वहाँ का रास्ता बंद हो जाता है, वहाँ पर लैंडस्लाइड हो जाता है, किसी प्रकार की अप्रिय घटना होती है, इसकी सूचना भी, क्योंकि उन्होंने कहा अब स्मार्टफोन का जमाना, आप तुरंत आप अपने फ़ोन के माध्यम से वहाँ का फ़ोटो खींच कर आप भेज दीजिए, आपको रिलैक्स कर दिया जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपको कनपट्टी पर बंदूक रख के बोला जाएगा कि नहीं आप 31 को ही ज्वाइन कीजिए। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसी सिरमौर वाले की सोलन में ड्यूटी होगी, किसी नादौन वाले की कांगड़ा में होगी, या कोई सिउंता का व्यक्ति जिसकी धर्मशाला में ज्वाइनिंग होगी, या कोई जोगिंदर नगर वाले की मंडी में ज्वाइनिंग होगी, उसे 31 जुलाई से ज़्यादा का समय नहीं मिलेगा। 5 अगस्त की ट्रेनिंग पर भी कल फैसला होगा, क्योंकि हालांकि इसका शेड्यूल 5 अगस्त का है, लेकिन डायरेक्टर एलिमेंट्री ने यह तय किया कि कल जितने भी हिमाचल प्रदेश के डाइट केंद्र हैं उनसे वर्चुअली मीटिंग की जाएगी। निदेशालय के अधिकारियों के निदेशालय अपने तमाम डाइट केंद्रों के प्रिंसिपल्स अधिकारियों के साथ वर्चुअली मीटिंग करेगा और उसके बाद फैसला लिया जाएगा कि क्या इसकी डेट को पोस्टपोन किया जाएगा, आगे किया जाए, 8 अगस्त की जाए, 10 अगस्त की जाए, या कब की जाए। इतना जरूर सरकार का कहना है कि ये डेट बदल सकती है, लेकिन अभी तक इसका शेड्यूल 5 अगस्त का है और अगर ये बदलता है तो कल बदलेगा, नहीं तो भी ये सभी मानकर चलें कि 5 अगस्त को उनकी ट्रेनिंग शुरू होगी। जेबीटी के लिए अच्छी खबर ये है कि 3 अगस्त को शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन आशीष कोहली अपने असम दौरे से वापस लौट आएंगे और 4 अगस्त से हिमाचल प्रदेश में जेबीटी की बैच वाइज भर्ती और उनकी नियुक्ति को लेकर कसरत तेज हो जाएगी। और मंत्री ने यह भी दावा किया है 15 अगस्त से पहले हम हिमाचल प्रदेश के जेबीटी के बैच वाइज भर्ती की नियुक्तियों को हम यहाँ पर नियुक्ति पत्र जारी कर देंगे और 15 अगस्त के बाद हम राज्य में एनटीटी भर्ती को शुरू कर देंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य चयन आयोग को विभिन्न श्रेणियों के 21 पोस्ट कोड के परिणाम घोषित करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बाकायदा प्रेस को नोट जारी करते हुए कहा कि आयोग फॉरेंसिक सेवाएं विभाग में लैब असिस्टेंट बायो एंड सीरोलॉजी पोस्ट कोड 961, 966, 968, 969, 978, 982, 986, 987, 991, 992, 993, 994, 997, 995, 996, 999, 1000, 1001, 1002, 1004 तथा 1006 के परिणाम घोषित करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के युवाओं को योग्यता के आधार पर रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसके चलते 21 इन विभिन्न पोस्ट कोड की हम भर्तियों के रिजल्ट घोषित करने की हमने स्वीकृति प्रदान कर दी है और राज्य चयन आयोग को हम
हमने आदेश पारित कर दिए हैं कि इसका रिजल्ट आप घोषित करने की कसरत तेज करें। आज हालांकि हाई कोर्ट से भी फैसला आना GOIT 817 का, उसके बाद राज्य चयन आयोग ये तय करेगा कि GOIT 817 का रिजल्ट किस प्रकार से घोषित किया जाए, और इस रिजल्ट को घोषित करने के बाद इसकी नियुक्ति जारी करने के बाद, नियुक्ति पत्र जारी करने के बाद अगला प्रोसेस राज्य चयन आयोग का होगा। पोस्ट कोड संख्या 903 और 939 इन 2 भर्तियों को करेगा, फिर 970 को करेगा। ये पिछले कल राज्य चयन आयोग के चेयरमैन ने कहा था। हिमाचल प्रदेश की महिलाओं को पहले 1500 के नाम से गदगद थी, लेकिन आज राज्य सरकार ने एक बड़ी घोषणा की। हालांकि ये घोषणा महिला मंडलों के लिए है, लेकिन महिलाएं चूंकि महिला मंडलों से जुड़ी होती हैं और ये बड़ा फैसला लिया गया, और वाकई ये फैसला राज्य सरकार का अगर धरातल पर लागू होता है तो एक बड़ा अच्छा इसका परिणाम आएगा। इस फैसले के अनुसार ये कहा गया कि हिमाचल प्रदेश के जंगलों में पौधारोपण के लिए अब महिला मंडलों को बजट दिया जाएगा, पैसे दिए जाएंगे, लेकिन यहाँ पर फलदार पौधे रोपित किए जाएंगे। यानी जितनी भी प्लांटेशन होगी उसमें 60% फलदार पौधों को रोपित किया जाएगा। आने वाले 2 साल में हिमाचल प्रदेश के जंगल फलदार पौधों से भरे हुए दिखेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, हर जिला की जियोग्राफिकल स्थिति को देखते हुए पौधों का चयन किया जाएगा। प्रदेश में इसके लिए जब भी वन विभाग पौधे रोपण करता है तो केवल 30% फलदार पौधे जंगलों में लगाए जाते हैं। प्रदेश सरकार ने वन आवरण बढ़ाने के लिए निर्णय लिया कि अब महिला मंडलों को पौधे लगाने के लिए सरकार पैसा देगी, यानी कि सरकार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को पैसा देगा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट महिला मंडलों को पैसा देगा, महिला मंडल फिर अपने स्तर पर पौधे रोपित करेंगी, और जब महिलाएं पौधे लगाने के लिए आगे आएंगी उन्हें पैसा भी मिलेगा। तो वाकई एक अच्छा फैसला, अगर धरातल पर वाकई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसे लागू करता तो आने वाले दिनों में अच्छा फैसला होगा। इतना ही नहीं, पौधों को पालने के लिए भी सरकार महिला मंडलों को पैसा देगी, यानी कि एक बार आपने प्लांटेशन कर दी तो फिर इन पौधों की रखरखाव और इन्हें पूरी तरह से इन्हें सर्वाइव करने का दायित्व भी महिला मंडलों पर होगा, और इसके लिए महिला मंडलों को बजट दिया जाएगा। इसके तहत महिला मंडल जो कि फॉरेस्ट बीट होगी उसके एक भाग में महिला मंडल को फलदार पौधे लगाने के लिए सरकार बजट जारी करेगी। आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने सरकारी आवास ओक ओवर में राज्य स्तरीय इसका महोत्सव का उन्होंने शुभारंभ किया। उन्होंने पौधे भी अर्पित किए और प्रदेश के लोगों को भी ये उन्होंने आह्वान किया कि बरसात के मौसम में कम से कम हर व्यक्ति एक पौधा जरूर रोपित करें। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के आदेशों की अनुपालना में अडंगा डालने की कोशिश करने पर प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय को कड़ी फटकार लगाई गई है, और ये कसरत लंबे समय से चल रही है। आप याद कीजिए, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट बार बार अपने पारित आदेशों में कर रहा है कि आप कर्मचारी पेंशनर्स की देनदारियों को जारी कर दें। इसे लेकर बार बार समय मांगा जा रहा है, कई बार फटकार लगी है, अफसरों को जेल भेजने तक के यहाँ तक की बात कही गई है। उसके बावजूद भी जब ये पैसा जारी नहीं हो रहा है तो इसे लेकर कंटेम्प्ट का केस हाई कोर्ट में कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला है। इस पर आज अपने फैसले की सुनवाई के दौरान हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा कि निदेशक प्रारंभिक शिक्षा हिमाचल प्रदेश के कार्यालय से दिनांक 27 जुलाई 2024 को जारी निर्देश इंगित करते हैं कि हाई कोर्ट द्वारा 4 महीने के भीतर याचिकाकर्ताओं को स्वीकार्य लाभ जारी करने के आदेशों में रुकावट पैदा करने के मकसद से उन्हें ये लाभ किस्तों में जारी करने के लिए कहा गया। निदेशक के इन निर्देशों से स्पष्ट है कि न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशानुसार प्रार्थियों को वित्तीय लाभ जारी नहीं किए गए हैं। शिक्षा निदेशक ने वित्त विभाग के निर्देशों का हवाला देते हुए वित्तीय लाभ किस्तों में जारी करने के निर्देश देकर न्यायालय के आदेशों के आगे निकलने की कोशिश की है। यानी कि यहाँ पर कोर्ट को भी यहाँ पर सुपरसीड करने का प्रयास किया है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि उत्तरदाताओं की ओर से ऐसा आचरण अवमाननापूर्ण प्रतीत होता है। कोर्ट ने कहा, निदेशक के खिलाफ अवमानना के प्रावधानों को लागू किए बिना भी उनका आचरण न केवल न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों की अवज्ञा है, बल्कि न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के विपरीत कार्यालय आदेशों जारी करके न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों का अतिक्रमण करना न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के गैर क्रियान्वयन के समान है। अपने आदेश की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए निदेशक को उत्तरदायी व दंडित किया जा सकता है। हाई कोर्ट ने बड़ी बात कही है कि डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल किया जा सकता
सकता है, उन्हें दंड भी दिया जा सकता है, उन्हें कारावास में डाला जा सकता है, उन्हें जेल जाना पड़ेगा। ये बड़ी बात कही है कि अगर आप इन्हें उनकी देय राशि नहीं देते, उन्हें एरियर नहीं देते हैं तो जेल जाना पड़ सकता है। विभिन्न याचिकाकर्ताओं जेबीटी अध्यापकों के अनुसार कोर्ट ने उनकी जूनियर बेसिक टीचर के रूप में प्रदान की गई अनुबंध वाली सेवाओं को पेंशन व वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गिने जाने के आदेश दिए थे। कोर्ट ने शिक्षा विभाग को देय वित्तीय लाभों का भुगतान 4 माह के भीतर देने को कहा था। ये आदेश 29 अगस्त 2023 को जारी कर दिए गए थे। प्रार्थियों का आरोप है कि करीब 1 साल बीत जाने पर भी कोर्ट के आदेशों का असरस अनुपालन नहीं की गई। मामले के अनुसार प्रदेश में जेबीटी शिक्षकों की कमी के कारण प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक, भाषा शिक्षक, शास्त्री इत्यादि योग्यता रखने वाले अध्यापकों को शिक्षा विभाग में अनुबंध आधार पर जेबीटी के रूप में नियुक्त किया गया था, जबकि ये शिक्षक जेबीटी शिक्षक की योग्यता नहीं रखते थे। काफ़ी लंबे समय तक सेवाएं करने के बाद उन्हें सरकार द्वारा प्रदान किए गए स्पेशल ट्रेनिंग विशेष प्रशिक्षण को पूरा करने के बाद विशेष जेबीटी प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। इसके बाद शिक्षा विभाग में उनकी सेवाओं को जेबीटी के रूप में नियमित किया गया। प्रार्थियों ने उनके नियमितीकरण से पहले के अनुबंध कार्यकाल को वार्षिक वेतन वृद्धि और पेंशन लाभ देने के लिए गिने जाने की गुहार लगाई थी। कोर्ट ने प्रार्थियों की मांग को स्वीकार करते हुए उनके अनुबंध काल को वार्षिक वेतन वृद्धि और पेंशन के लिए गिने जाने के आदेश पारित किए थे और वित्तीय लाभों का भुगतान 4 महीने के भीतर करने के आदेश दिए थे। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक ने ये लाभ एक मुश्त जारी करने की बजाय किस्तों में देने के आदेश जारी कर दिए, जिस पर कोर्ट ने उन्हें उपरोक्त चेतावनी देते हुए जो चेतावनी दी है कि उन्हें दंडित भी किया जा सकता, उन्हें जेल में भी डाला जा सकता है। ये चेतावनी देते हुए अब इन तमाम अभ्यर्थियों को, जितने भी यहाँ पर याचिकाकर्ता, इनको 28 अगस्त तक कोर्ट ने आदेशों की अनुपालना करने के आदेश पारित किए हैं। यानी कि जो उनके लाभ हैं, जो उन्हें बेनिफिट्स दिए जाने, वो 28 अगस्त से पहले, यानी कि आज 30 जुलाई हो गई, 1 महीने के भीतर देने पड़ेंगे और ये कड़ा आदेश अब जारी हो गया। जाहिर तौर पर पिछले कल भी हमने लाइव स्ट्रीम में कहा था कि चीफ सेक्रेटरी ने इस पर बैठक की थी, जिस पर 3 विकल्प तैयार किए थे कि इसे हाई कोर्ट में चुनौती दी जाए, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाए, या फिर एक मुश्त इन तमाम या इन देनदारियों को जारी कर दिया जाए। और देनदारियों को अगर जारी करना है तो इसका फार्मूला क्या होगा, इसके लिए भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस को उन्होंने डायरेक्शन दी थी कि आप इसका फार्मूला लाइए, हम क्या एक किस्त में ये पैसा दे सकते हैं। 10,000 करोड़ के आसपास की ये राशि है, फिर किस्तों में देनी है तो कैसे देनी है। लेकिन आज के जो हाई कोर्ट के आदेश पारित हुए, इसके बाद फिर अब राज्य सरकार के तमाम उच्च अधिकारी एक बार फिर कसरत करेंगे, जिस प्रकार की डायरेक्शन आई है कि अब इस पर क्या करना है। लेकिन अच्छी खबर उन तमाम कैंडिडेट्स या तमाम कर्मचारियों को है जिन्होंने पहले ओपीएस का विकल्प नहीं दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पारित आदेशों के बाद वे ओपीएस के लिए एलिजिबल हो गए हैं। उनके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि अब वित्त विभाग उन्हें यह विकल्प दे सकता है। इस पर मंथन शुरू हो गया, इस पर डायरेक्शन वित्त विभाग को जारी हो गई है। अनुबंध का कार्यकाल जुड़ने के कारण हिमाचल प्रदेश के हजारों कर्मचारियों को इसका फायदा हो सकता था, लेकिन वित्त विभाग ने अपनी नोटिफिकेशन में विकल्प का प्रावधान नहीं रखा। सुप्रीम कोर्ट ने यह राहत जरूर दी थी, लेकिन इसकी अधिसूचना में स्पष्ट कह दिया गया था कि जिन्होंने, जब हमने राज्य सरकार ने विकल्प मांगा था कि आपको ये विकल्प दो, आप एनपीएस में रहना चाहते हैं, ओपीएस में रहना चाहते हैं, अब स्वाभाविक रूप से जब उनका कॉन्ट्रेक्चुअल का पीरियड नहीं गिना जाना था, तो जब उनको लगता था कि हम कभी ओपीएस हासिल ही नहीं कर सकते, उन्होंने एनपीएस का विकल्प दे दिया। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुबंध का कार्यकाल आप पेंशन के लिए गिनिए, उसके बावजूद जब वित्त विभाग ने यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी की तो उसमें साफ कह दिया गया कि अब विकल्प नहीं बदला जाएगा। लेकिन हिमाचल प्रदेश के कई कर्मचारियों ने ये केस रिप्रेजेंट किए हैं, अपने केस राज्य सरकार के समक्ष रखे हैं। इस आधार पर अब वित्त विभाग अब विकल्प देने की तैयारी कर रहा है, यानी कि एक बार फिर एक नई चिट्ठी निकलेगी और इस चिट्ठी में कहा जाएगा कि जिन कर्मचारियों को एक बार फिर अपना ऑप्शन बदलना है, बदल सकते हैं। इसकी अभी तक वित्त विभाग में चर्चा चल रही है, प्लानिंग चल रही है। कई कर्मचारियों की प्रेजेंटेशन का एक जत्था तैयार कर लिया गया है और जल्द ही मंत्रिमंडल की बैठक में इसकी स्वीकृति लेने के बाद वित्त विभाग नोटिफाई कर देगा कि कर्मचारी एक बार फिर अपना ओपीएस के लिए विकल्प दे सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में प्रशासनिक तबादलों को लेकर ये लंबे समय से चर्चा चल रही थी, लेकिन आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने
सचिवालय में आला अफसरों को बुलाकर इस मुद्दे पर चर्चा की है। आज दोपहर 12 बजे के करीब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सचिवालय पहुंच गए और उन्होंने चीफ सेक्रेटरी प्रबोध सक्सेना और मुख्यमंत्री ने अपने सचिव राकेश कंवर को बुलाया। करीब 1.5 घंटे तक डिस्कशन चलती रही और ये डिस्कशन हिमाचल प्रदेश में अफसरशाही के तबादलों को लेकर चलती रही कि किन अधिकारियों को कहां पर बदला जाना है, क्योंकि अब ये 1.5 साल की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार में सबसे बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हो सकता है। हालांकि चुनावों के बाद 3 जिलों के एसपी राज्य सरकार ने जरूर बदले हैं। हमीरपुर, किन्नौर, बिलासपुर तीनों डिस्ट्रिक्ट के एसपी बदल दिए गए हैं। कुछ एक जिलों के डीसीज के बदलने की भी चर्चा है। एसडीएम, एडीएम, एडीसी भी बदले जाएंगे, विभागों के अध्यक्ष बदले जाएंगे, प्रशासनिक सचिवों के तबादले होंगे। 3 साल का क्राइटेरिया इसके लिए रखा गया है, यानी कि एक पद और एक स्टेशन पर 3 साल से ज्यादा किसी भी अधिकारी, चाहे वो डीसी है, एसपी है, एसडीएम है, एडीएम है, कोई भी अधिकारी है, तहसीलदार है, नायब तहसीलदार है, तहसीलदार, नायब तहसीलदारों के बड़े स्तर पर सूची यहां पर निकलने वाली है। इन तमाम अफसरों को लेकर भी अब सूची जारी कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने चुनावी फुर्सत के बाद, दिल्ली दौरे के बाद आज चीफ सेक्रेटरी के साथ बैठकर इस पर डिस्कशन किया, इस पर चर्चा किया है, यानी अगले 2-3 दिनों में इसका बुलेटिन जारी हो सकता है। नाहन में तैनात एक पुलिस जवान को वर्दी में विदेशी महिला के साथ आपत्तिजनक लाइव बातचीत करना महंगा पड़ गया। इसमें पुलिस जवान को अश्लील इशारे करते हुए देखा जा सकता है। कांस्टेबल से बात करने वाली महिला पुलिस कांस्टेबल को अमेरिका बुला रही है। वह बार बार महिला से व्हाट्सएप का नंबर मांग रहा है और अश्लील इशारे कर रहा है। ये वीडियो में साफ दिख रहा है। सिरमौर के पुलिस अधीक्षक रमन कुमार मीना ने विदेशी महिला से लाइव बातचीत करने वाले पुलिस कांस्टेबल को निलंबित कर दिया, सस्पेंड कर दिया। इसकी बाकायदा शिकायत हुई थी, इस आधार पर यह संज्ञान लिया गया है। कुल्लू जिला के गड़सा के माहून गांव में एक मवेशी को काटने की खबर के बाद माहौल तनावपूर्ण बन गया। इसे देखते हुए पुलिस अधीक्षक कुल्लू खुद मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को शांत करवाया। पुलिस ने कथित तौर पर मवेशी को मारने के आरोप में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर अगली कार्रवाई भी शुरू कर दी है। पुलिस ने इस घटना के बाद मंडी से फोरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया ताकि साक्ष्य को इकट्ठा किया जा सके। मवेशी को मारने वाले कश्मीरी युवक बताए जा रहे हैं और वे यहाँ पर दिहाड़ी मेहनत मजदूरी करने के लिए आए हुए थे। वे गांव में किराए का मकान लेकर रहते थे। कुल्लू जिला के मणिकर्ण घाटी के तोस की पहाड़ियों में बीती रात बादल फटा। बादल फटने के कारण तोस नाले में भारी बाढ़ आ गई। इस बाढ़ में एक पुल बह गया और कई घरों में बाढ़ का पानी घुस गया। इसके अलावा 3 अस्थायी दुकानें, एक शराब ठेका भी इस बाढ़ में बह गया। प्रशासन ने घटना की सूचना मिलने के बाद राजस्व विभाग की टीम को नुकसान का आंकलन करने के लिए भेजा है। तोस का संपर्क शेष दुनिया से पूरी तरह से कर चुका है। उधर सोलंग घाटी के पलचान से सटे शहरी नाला का जलस्तर एक बार फिर बढ़ गया है। नाले का पानी सड़क के बहाव से ऊपर बहने लगा। इस वजह से मनाली ले यातायात के लिए फिर से बंद हो गया है। हिमाचल प्रदेश में 2 दिन हैवी टू हैवी रेनफॉल होगा। मौसम विज्ञान केंद्र ने इसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। पिछले कल भी हम बताया कि इस बरसात में ये तीसरी बार ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। कल कांगड़ा, ऊना, सिरमौर में बहुत ज़्यादा बारिश होगी, ज़्यादा से ज़्यादा बारिश होगी। 1 अगस्त को ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, सोलन व सिरमौर में भारी से भारी बारिश का अनुमान है। 2 से 5 अगस्त के बीच भी अनेक स्थानों में बारिश होगी, लेकिन अगले 48 घंटों के लिए, यानी कल और परसों, इन 48 घंटों में मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार बाढ़ आ सकती है, बादल फट सकते हैं, बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए सावधानी बरतने की जरूरत है। बहरहाल, प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार जुड़े रहें हमारे साथ, देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।